Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today I would like to discuss the oral pathology topic, disorders of development of teeth and related tissue. So first of all, what is the requirement for development of an ideal dentition? Ideal dentition के लिए कौन से requirement की ज़रूरत है? Formation of a full complement of teeth. आपके पास कंप्लीट टूथ आर्च होना चाहिए, सारे टूथ का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, फॉर्मेशन ज़रूरी है. नॉर्मल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द डेंटल टिश्यू. डेंटल टिश्यू जो है लाइक जिंजा, पेरिडोंटल लिगामेंट एक्सेट्रा, इसकी फॉर्मेशन ज़रूरी है. एरप्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ टीथ एट अप्रोप्रिएट टाइम इनटू एन एडिक्वेट स्पेस. आपके पास हर एक टूथ को अपनी जगह पे, अपने स्पेस में, अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे उसकी एरप्शन ज़रूरी है. लाइक अगर लेट होगी उसकी एरप्शन तो दूसरा टूथ जो है वो उसकी तरफ माइग्रेशन कर लेगा, उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और आपके पास उसकी जगह दूसरी टूथ आ जाएगी और माल ऑक्लूजन प्रकाश हो सकती है कि जब ये टीथ भी लेट उसकी एरप्शन हो और दूसरी टूथ ने भी उसकी स्पेस को कवर किया हो. एरप्शन ऑफ टूथ इनटू करेक्ट रिलेशनशिप टू ऑक्लूड विद देयर अपोजिट नंबर. आपके पास टूथ को जो है करेक्ट रिलेशनशिप में अपोजिंग टूथ के साथ एरप्ट होना चाहिए. जैसे सेंट्रल इंसाइजर को सेंट्रल इंसाइजर के साथ, लेटरल को लेटरल के साथ, किनाइन को किनाइन के साथ. मतलब आपका बाइट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए. अक्लूजन केस वॉज सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ टीथ आर अनकॉमन but disorder of occlusion due to irregularities of the teeth in the arch or abnormal relationship of the arch to each other are so common that their treatment has become a specialty in its own right. क्या है आपके पास कि टूथ जो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द टूथ वो आपके पास अनकॉमन है, बट इरेगुलरिटीज़ ऑफ द टीथ मतलब टूथ जो है अपनी जगह पे एरप्ट नहीं हुआ है या माल अक्लूजन है या इसका अपोजिंग टूथ के साथ रिलेशन जो है अपोजिंग आर्च के साथ, मैंडिबल का मैक्सिला के साथ जो रिलेशन है वो सही नहीं है, इरेगुलर है, तो इसके लिए हम ऑर्थो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होते हैं. अब ये क्या है कि आपका डेंटिशन जो है, आपके टूथ जो है सारे वो किस वजह से अफेक्ट होते हैं, उसकी कुछ मेन काजेस है. डिसऑर्डर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीथ कौन से है? एक तो है एबनॉर्मेलिटीज़ इन नंबर. ओके, के पास नंबर में एबनॉर्मेलिटीज़ आते हैं, या तो टूथ ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ एरप्शन, एरप्शन में डिसऑर्डर्स होते हैं, या लेट एरप्ट होता है या जल्दी एरप्ट हो जाता है एरप्शन टाइप में, या जो एरप्ट होता है तो मतलब अपनी जगह पे एरप्ट नहीं होता. डिफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है लाइक एनेमल डिफेक्ट जैसे एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिनल डिफेक्ट जैसे डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ये कुछ डिसऑर्डर्स है डेंटिन और एनेमल के. बाकी एबनॉर्मलिटीज़ इन नंबर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसमें है हमारे पास एनोडेंशिया और हाइपोडोंशिया. एनोडोंशिया क्या है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टूथ, आपके ओरल कैविटी में एक भी टूथ नहीं होता, उस कंडीशन को हम कहते हैं एनोडोंशिया. हाइपोडोंशिया क्या है कि आपके ओरल कैविटी में एक या दो टूथ जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. सही, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोडोंशिया. हाइपो मीन लेस, डोंशिया मीन एब्सेंस ऑफ टूथ. थर्ड कंडीशन इज अ एडिशनल टीथ. आपके ओरल कैविटी में टूथ ज़्यादा, 32 की जगह ज़्यादा टूथ की एरप्शन हो जाती है जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग होती है. उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरडोंशिया. नाउ एबनॉर्मेलिटीज़ इन द नंबर ऑफ टीथ, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आइसोलेटेड हाइपोडेंशिया और एनोडोंशिया. सो फेलियर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वन और टू टीथ इज़ रिलेटिवली कॉमन एंड ऑफन हेरिडिटरी. आपके पास वन और टू टूथ अगर मिसिंग हो तो क्या है वो आपके पास मोस्ट कॉमन है और हेरिडिटरी भी है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनोडोंशिया, हाइपोडोंशिया. द टीथ मोस्टली फ्रिक्वेंटली मिसिंग आर द थर्ड मोलर. थर्ड मोलर मोस्ट कॉमन होता है आपके पास, वो भी मैंडिबुलर थर्ड मोलर. सेकेंड प्री मोलर्स, ओके, एंड मैक्सिलरी सेकेंड इंसाइजर. ये जो है ये सीक्वेंस वाइज आपके पास मिसिंग होते हैं. मोस्ट कॉमनली थर्ड मोलर, सेकंड नंबर पे सेकंड प्रीमोलर आपके पास मिसिंग होते हैं,
और थर्ड अब नंबर पे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर मोस्ट कॉमन पीपल में आपके पास मिसिंग होते हैं. नाउ एब्सेंस ऑफ थर्ड मोलर कैन बी डिसएडवांटेजेस इफ द absence of third molar can be a disadvantage if first or second molar are both have been lost. क्या है कि आपके पास थर्ड मोलर उस वक्त आपके पास नुकसानदेह साबित हो सकते हैं अगर आपके पास सेकंड मोलर या फर्स्ट मोलर दोनों लॉस्ट हो चुके हो नहीं है, तो आपके पास थर्ड मोलर की एब्सेंसी भी मतलब डिसएडवांटेजेस है. अदरवाइज थर्ड मोलर की एब्सेंसी से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. The absence of lower premolars worsen malocclusion if there is already disparity between an underdeveloped mandible and a normal upper arch. Otherwise, absence of these teeth may have a little or no noticeable effect. तो क्या है, प्रीमोलर जो है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन तब इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है कि अगर आपके पास मैंडिबल जो है वो छोटा हो अपने साइज से, ओके, इस तरह, और मैक्सिला जो है वो नॉर्मल इन साइज हो. ये आपके पास मैंडिबल है, ओके, और ये क्या है, मैक्सिला है. तो मैक्सिला इज नॉर्मल इन साइज और मैंडिबल आपके पास अंडर डेवलप्ड हो, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास प्रीमोलर भी एब्सेंस हो तो बहुत ज़्यादा आर्च जो है मतलब बाइट जो है आपका काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है उसके साथ. अदरवाइज प्रीमोलर या थर्ड मोलर के एब्सेंस से आपके ओरल कैविटी पे एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता. एब्सेंस ऑफ लेटरल इंसाइजर कैन बी समटाइम कॉन्स्पिशियस बिकॉज द लार्ज पॉइंटेड canine erupted in the front of the mouth besides the central incisor. क्या है कि आपके पास ये केनाइन जो है कभी कभी बहुत अजीब लगते हैं बिकॉज ये बिल्कुल इस तरह फ्रंट में इसकी एरप्शन हो जाती है, ओरल कैविटी में नजर आते हैं. तो कुछ लोगों के केनाइन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, तो एज लाइक ड्रेकोला अपेरेंस देते हैं, तो मतलब एस्थेटिकली ये सही नहीं लगते. दूसरा इसमें डिसएडवांटेजेस ये भी है, इट इज़ यूजुअली इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट द केनाइन फ्रॉम इरप्टिंग इनटू दिस एम्प्टी स्पेस. अगर यहाँ पे आपके पास लेटरल इंसाइजर नहीं है, सही है, यहाँ पे लेटरल इंसाइजर नहीं है, मिसिंग है, तो इस केनाइन को कोई भी नहीं रोक सकता कि ये आगे की तरफ माइग्रेशन कर ले और लेटरल इंसाइजर के जगह को ऑक्युपाई कर ले. सही है. Even if the patient seen early, it is also very difficult to make room between the central and canine. और इसके अलावा आप इसमें ऑर्थोडोंटिकली ऑर्थो ट्रीटमेंट, ये बात याद रखें कि ऑर्थो ट्रीटमेंट हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि स्पेस क्रिएट करते हैं या मालाक्लूजन जो होते हैं टूथ को अपनी जगह पर लेकर आते हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट के लिए हम ऑर्थो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे वो स्टील वायर वगैरह उसके लिए यूज़ करते हैं. सो अगर आपके पास यहाँ पे सेंट्रल लेटरल इंसाइजर नहीं है तो बिटवीन दिस केनाइन इंसाइजर एंड केनाइन आप रूम भी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सच मूवमेंट नहीं करता. लॉन्ग पॉइंटेड केनाइन होते हैं आपके पास, उसके रूट्स लॉन्ग होते हैं. एन अटेम्प्ट हैज़ ऑफन देयरफॉर टू बी मेड टू डिस्क्यूज द शेप ऑफ द केनाइन. क्या है कि आप क्या करते हैं, इसमें आप करते हैं केनाइन को रिशेप करते हैं, सही है, ताकि वो एस्थेटिकली आपके पास बुरा ना लगे, तो उसकी केनाइन की कटिंग कर लेते हैं और फिर उसको सही कर लेते हैं. नाउ वी विल डिस्कस एनोडोंशिया. लुक एट दिस पिक्चर, दैट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टूथ. आपकी ओरल कैविटी में कोई भी टूथ नहीं होता, या तो जेनेटिकली, ये मोस्ट कॉमनली जेनेटिकली कंडीशन है कि आपके ओरल कैविटी में कोई भी टूथ नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम एनोडोंशिया कहते हैं. या फिर बंदा अगर बूढ़ा हो जाए टोटली एज वाइज और उसके सारे टूथ जो है एक्सफोलिएट हो जाए, तो उस कंडीशन को भी हम एनोडोंशिया कहते हैं. टोटल फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट डेंटिशन, एनोडोंशिया इज एक्सीडिंगली रेयर. ये आपके पास रेयर कंडीशन है. इफ द परमानेंट डेंटिशन फेल टू फॉर्म, द डिसीडुअस डेंटिशन इज रिटेन्ड फॉर मेनी ईयर्स. अगर आपका परमानेंट डेंटिशन एरप्ट नहीं हो रहा है तो कोई भी टूथ नहीं है कि आगे से उस पर आपके प्राइमरी डेंटिशन पे फोर्स क्रिएट करे और आपके प्राइमरी डेंटिशन को एक्सफोलिएट करे. तो आपका प्राइमरी डेंटिशन जो है, आपके प्राइमरी टूथ जो है वो कई सालों तक प्रेजेंट होते हैं आपके ओरल कैविटी में.
But when these deciduous teeth become excessively worn or too much damaged by caries, then they must be replaced by a denture or implant. लेकिन अगर ये प्राइमरी डेंटिशन आपका केरियस हो जाए या डैमेज हो जाए या एक्सफोलिएट हो जाए, तो क्या है कि आप क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, डेंचर या फिर इम्प्लांट यूज़ करते हैं. डेंचर आप लोग जो वो जार जो लगाते हैं, आर्टिफिशियल टूथ जो होते हैं, और इम्प्लांट जो है वो फुल प्रोसीजर है, स्क्रू और उसके ज़रिए इम्प्लांट वगैरह लगाते हैं. ना ये एक असाइनमेंट है, डिफरेंस बिटवीन एनाडोंशिया एंड हाइपोडोंशिया. Thank you. If you have any question, then ask me in the comment section. Okay, Allah Hafiz. Thank you.